नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा एक नया वीडियो लेकर आया हूं। जिस नए वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी को इंग्लिश का बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नेम है एडवर्ब, आज मैं एडवर्ब के बारे में बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके। और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, अथवा कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है तो उस क्वेरी को आप कमेंट सेक्शन में छोड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करिएगा। तो इसी के साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है एडवर्ब। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि भैया एडवर्ब क्या होता है और इस एडवर्ब का कहाँ कहाँ पे यूज होता है और कैसे हम पहचानेंगे कि एडवर्ब किस वाक्य में कौन सा एडवर्ब है। ये सभी तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आप सबको मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा एडवर्ब। सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि एडवर्ब आखिर होता क्या है। तो दोस्त, एडवर्ब वो हमारे शब्द होते हैं। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। क्या करता है, दोबारा सुनिएगा। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी विशेषता बताता है, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन की अगर बात करें तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी भैया? एन एडवर्ब modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb। तो ये हमारी क्या है भैया? ये हमारी डिफिनीशन है किसकी? एडवर्ब की। तो मैंने आप सभी को क्या बताया? एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। ये क्या करता है भैया? विशेषता बताता है। क्या करता है भैया? विशेषता बताता है। एडवर्ब क्या करता है भैया? विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैंने आप सभी को पहली क्लास में बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं। पहला है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। 8 होते हैं। उन 8 में से अगर हम 2 नाउन और प्रोनाउन को हटा दें तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 6 बचते हैं। उन 6 के 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। मैंने आपको क्या बताया भैया? एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बचे हुए जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। तो इतना आपको नोट कर लेना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बुर्जा काले कावा तेरे मुंह विच छण जावा। अब यहां पे इसको हम हटा देते हैं भैया। यहां पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही साउटेड लाउडली। He shouted very loudly. अभी आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ आएगा, बस आप धैर्य बना के रखिए। आपको बस वीडियो में अंत तक जुड़े जरूर रहना है, क्योंकि जब आप जुड़े रहेंगे तभी तो आपको समझ आएगा हर एक चीज़। तो पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा भैया? पहला एग्जाम्पल
पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है ही साउटेड लाउडली, और दूसरा लिखा है ही साउटेड वेरी लाउडली। फिर और भी देखिएगा गौर से, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ भैया उसको गौर से आपको समझना है। ही वॉज वेरी गुड बुक, इट वॉज ए वेरी गुड बुक, इट वॉज अ वेरी गुड बुक, इट वॉज अ वेरी गुड बुक। अभी आपको हर एक चीज यहाँ पे समझ आएगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इट वॉज अ वेरी गुड बुक। द एरोप्लेन फ्लू over the hill. The aeroplane flew exactly over the hill. He failed simply because he failed simply because he did not work. अब जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ बस उसको आपको गौर से समझना है। मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल नोट किए हैं। पहला जो एग्जाम्पल है ही साउटेड लाउडली, दूसरा है ही साउटेड वेरी लाउडली, तीसरा है इट वाज अ वेरी गुड बुक, द एरोप्लेन फ्लेव एग्जैक्टली ओवर द हिल, ही फेल्ड सिंपली बिकॉज ही डिड नॉट वर्क। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने 5 एग्जाम्पल रखे हैं। इन 5 एग्जाम्पल से ही आपको अभी क्लियर होगा कि मैं यहाँ पे क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो लाउडली शब्द है ये आपका क्या है, एडवर्ब है। क्या है भैया, एडवर्ब है। और यहाँ पे जो साउटेड है ये आपका क्या है, वर्ब है। मैंने आपको क्या बताया, पहला एग्जाम्पल है ही साउटेड लाउडली, इसमें जो लाउडली है वो हमारा एडवर्ब है, और यहाँ पे जो साउटेड लिखा है ये हमारा वर्ब है। क्या है, वर्ब है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, हाँ बिल्कुल। और फिर गौर से यहाँ पे समझना है, ये यहाँ पे जो लाउडली लिखा है ये भी हमारा एडवर्ब है, और ये भी हमारा एडवर्ब ही है। तो इतनी चीज भी आपको क्लियर हो चुकी होगी, इतनी चीज भी आपको क्या हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी। और फिर गौर से देखना है, यहां पे जो वेरी शब्द है, वेरी ये आपका एडवर्ब है, और यहां पे जो गुड शब्द है ये आपका क्या है, बताइएगा जरा गौर से, बताइएगा भैया क्या है। यहां पे आपका ये गुड जो है वो प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है आपका, प्रीपोजिशन। यहां पे जो गुड शब्द है, गुड, वो आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। सॉरी ये प्रीपोजिशन नहीं भैया, ये एडजेक्टिव है आपका, सॉरी माफ करिएगा गलती के लिए। यहाँ पे जो ये गुड जो है ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ये जो गुड है हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद अगला एग्जांपल है द एरोप्लेन फ्लीव एग्जैक्टली ओवर द हिल। अब यहाँ पे जो एग्जैक्टली है, यहाँ पे जो एग्जैक्टली है ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, और यहाँ पे जो ओवर है वो क्या है हमारा, ओवर हमारा प्रीपोजिशन है। ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, और यहाँ पे जो एग्जैक्टली है वो हमारा क्या है, एडवर्ब है। क्या भैया, एडवर्ब है। ये चीज आपको समझ आ रही होगी, बिल्कुल आ रही है। अब यहाँ पे जो बिकॉज लिखा है ये हमारा क्या है, कंजक्शन है, और यहाँ पे जो सिंपली लिखा है ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। अब यहां से आपको हर एक चीज यहां समझ आएगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको भी बढ़िया से लाजवाब तरीके से चीजें समझ आएंगी।
अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आपको गौर से समझना है। पहला जो एग्जाम्पल है लिखा है ही साउटेड लाउडली। यहां पे जो साउटेड लिखा है वो हमारा शब्द वर्ब है। क्या है? क्रिया है। क्या है भैया? क्रिया है, वर्ब है। और यहाँ पे जो लाउडली शब्द लगा है, यहाँ पे जो लाउडली लिखा है, इसके आगे देखिए लास्ट में ly लगा है, तो ये हमारा एडवर्ब है। फिर अगले वाक्य में देखिए ही साउटेड वेरी लाउडली। अब यहाँ पे जो वेरी शब्द है ये भी हमारा एडवर्ब है, और यहाँ लाउडली जो है वो भी हमारा एडवर्ब है। फिर तीसरा है इट वाज अ वेरी गुड बुक। यहाँ पे जो वेरी लिखा है ये भी हमारा एडवर्ब है, और यहाँ पे जो गुड लिखा है वो हमारा एडजेक्टिव है। अब गौर से समझना एग्जाम्पल नंबर 4 में, द एरोप्लेन फ्ली एग्जैक्टली ओवर द हिल। यहाँ पे जो ओवर लिखा है वो हमारा प्रीपोजिशन है, और जो एग्जैक्टली लिखा है वो हमारा एडवर्ब है। फिर लिखा है ही फेल्ड सिंपली बिकॉज ही डिड नॉट वर्क। यहाँ पे जो विकास लिखा है ये हमारा कंजक्शन है। यहाँ पे जो सिंपली लिखा है वो हमारा एडवर्ब है। तो यहाँ से एक चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि जो हमारा एडवर्ब है वो अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ये देखिए ये वाला एडवर्ब इसकी विशेषता बता रहा है, ये वाला एडवर्ब इसकी विशेषता बता रहा है, ये वाला वेरी जो एडवर्ब है वो गुड की विशेषता बता रहा है, और ये गुड क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, और यहाँ पे जो एडवर्ब है एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली एडवर्ब प्रीपोजिशन ओवर की विशेषता बता रहा है। और यहाँ पे जो लिखा है सिंपली, ये हमारा एडवर्ब है, और यही सिंपली शब्द बिकॉज की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, और ये जो बिकॉज शब्द है वो हमारा कंजक्शन है। तो मैंने अभी आप सभी को शुरुआत में बताया था जो एडवर्ब होता है वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य जितने भी बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल में देखे होंगे कि एक जो एडवर्ब है वो दूसरे किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में विशेषता बता रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये जो एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता बता रहा है, यहाँ पे जो एडवर्ब है वो दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, और यहाँ पे जो एडवर्ब है वेरी, ये गुड की विशेषता बता रहा है, और ये गुड जो शब्द है वो हमारा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, और यहाँ पे जो एग्जैक्टली एडवर्ब है वो ओवर की विशेषता बता रहा है, और ये ओवर जो शब्द है वो हमारा प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एडवर्ब जो है वो हमारा प्रीपोजिशन की विशेषता बता रहा है। फिर अगला जो है सिंपली लिखा है, यहाँ पे सिंपली हमारा एडवर्ब है। अब ये जो एडवर्ब है वो बिकॉज की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, और ये जो बिकॉज है ये हमारा कंजक्शन है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वो कंजक्शन की विशेषता बता रहा है। यही चीज हम आपको शुरुआत से समझा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जो एडवर्ब होता है वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के और जितने भी बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, उसी को हम बोलते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे पहले एग्जाम्पल से आपने समझा होगा, यहाँ पे जो साउटेड लिखा है साउटेड, ये साउटेड हमारा वर्ब है, और यहाँ पे जो लिखा है लाउडली, ये लाउडली हमारा एडवर्ब है। तो ये जो एडवर्ब है वो किसकी विशेषता बता रहा है? एक वर्ब की विशेषता बता रहा है। वर्ब क्या है? हमारा साउटेड है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर अगला वाक्य है हमारा ही साउटेड वेरी लाउडली। यहाँ पे जो वेरी शब्द है वो हमारा एडवर्ब है। अब यहाँ पे जो लाउडली है वो भी हमारा एडवर्ब है। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे तीसरे पे आइएगा, इट वाज अ वेरी गुड बुक। इट वाज अ वेरी गुड बुक। तो इतनी चीजें आपको बढ़िया से समझ आ गई होंगी। अब अगला जो एग्जाम्पल है उसको देखिएगा गौर से। लिखा है इट वाज अ वेरी, इसको तो बता दिया था, द एरोप्लेन फ्ली एग्जैक्टली ओवर द हिल। यहाँ पे जो ओवर शब्द है वो हमारा प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे जो एग्जैक्टली लिखा है वो हमारा एडवर्ब है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली लिखा है ये किसकी विशेषता बता रहा है? प्रीपोजिशन की विशेषता बता रहा है। और यहाँ पे आइए, ही फेल्ड सिंपली बिकॉज ही डिड नॉट वर्क। सिंपली यहाँ पे जो शब्द है वो हमारा एडवर्ब है, और ये एडवर्ब यहाँ पे बिकॉज की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, और यहाँ पे जो बिकॉज शब्द है वो हमारा कंजक्शन है। तो यहाँ पे एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है? कंजक्शन की विशेषता बता रहा है। तो मैंने यही आपको बताया कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के अन्य जितने भी बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। तो इतना आपको नोट कर लेना है गौर से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के प्रकार। एडवर्ब को हिंदी में बोलते क्रिया विशेषण। काइंड्स ऑफ एडवर्ब की अगर बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है रिलेटिव। तीसरा कौन सा होता है? रिलेटिव होता है, रिलेटिव। अब यहाँ पे आपको गौर से समझना है। मैंने आपको बताया काइंड्स ऑफ एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण के प्रकार। पहला जो प्रकार होता है वो होता है सिंपल, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा होता है रिलेटिव। अब ये जो सिंपल होता है इसके भी कई प्रकार होते हैं। ये जो सिंपल एडवर्ब होता है इसके भी कई प्रकार होते हैं। अब हम एक एक करके सभी एडवर्ब के बारे में यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो आपको हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहना है। तो पहला जो हमारा एडवर्ब है वो है सिंपल, दूसरा है इंटेरोगेटिव, तीसरा है रिलेटिव। अब हम एक एक करके सबके बारे में विधिवत रूप से हर एक चीज़ यहाँ पे जानेंगे, भैया कौन सा एडवर्ब क्या होता है, कहाँ पे उसका यूज होता है। अब ये जो सिंपल एडवर्ब होता है इसके अंतर्गत भी कई सारे एडवर्ब आते हैं, तो यहाँ पे आपको समझना है। तो पहला जो एडवर्ब है वो हमारा सिंपल है। अभी जरा जानते हैं कि भैया सिंपल के अंतर्गत कौन कौन से एडवर्ब आते हैं। पहला जो इसके अंतर्गत आता है सिंपल के अंतर्गत वो आता है एडवर्ब शोइंग टाइम। एडवर्ब शोइंग टाइम ऐसे क्रिया विशेषण या ऐसे एडवर्ब जो हमें क्या बताएं? समय बताएं। क्या बताएं? समय बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल समय का मतलब क्या है? मैंने बोला कि मैं कल घर वापस आ जाऊंगा, तो मैंने कल की बात की, टुमारो की बात की। मैंने कहा कि मैं आज घर आ जाऊंगा, मतलब हम टुडे की बात कर रहे हैं। एक प्रकार का क्या है? समय की ही तो बात हो रही है। मैंने कहा कि यस्टरडे मतलब पिछले दिन हम दिल्ली गए थे, मतलब पिछले दिन की बात कर रहे हैं, यस्टरडे की बात कर रहे हैं, यस्टरडे की बात कर रहे हैं, टुडे की बात कर रहे हैं या टुमारो की बात कर रहे हैं। तो ये सब हमें क्या बता रहे हैं? समय ही तो बता रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एडवर्ब शोइंग टाइम। एडवर्ब शोइंग टाइम। तो सिंपल अगर एडवर्ब की बात करें तो सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत पहला जो हमारा प्रकार आता है वो आता है एडवर्ब शोइंग टाइम। ये सिंपल के अंतर्गत ही आता है। अब इसके बारे में विधिवत रूप से पढ़ेंगे। I have seen the Taj before. I have seen the Taj before. अभी आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझ आएगा भैया यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। I have seen the Taj before. I have seen the Taj before. He came here yesterday. 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 अब आपको गौर से समझना है। पहला जो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है भैया? आई हैव सीन द ताज बिफोर। ही केम हेयर एस्टरडे। यहाँ पे देखिए एस्टरडे की बात कर रहा है, पिछले दिन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पिछले दिन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो बिफोर है वो भी हमें एक समय ही बता रहा है। तो यहाँ पे जो यस्टरडे है और यहाँ पे जो लिखा हुआ बिफोर है, इससे हमें पहचानने में आसान हुआ और हमने सीधे सीधे बता दिया कि ये जो हमारा एडवर्ब है वो एडवर्ब शोइंग टाइम के अंतर्गत आएगा।
यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर, यहाँ लिखा है एस्टरडे। इन दोनों शब्दों को हमने देख के बता दिया कि ये हमारा एडवर्ब शोइंग टाइम का ही रूप है, ये एडवर्ब शोइंग टाइम का ही पार्ट है। ये चीज़ हमने देख के यहाँ पे बता दी है। अब मैं कुछ आपको वर्ड लिखा दूंगा, उस वर्ड को आपको याद कर लेना है। वो अगर वर्ड आपके किसी भी वाक्य में आ जाएंगे तो आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं कि ये जो हमारा वाक्य है वो हमारा एडवर्ब शोइंग टाइम के अंतर्गत ही आएगा। तो आपको वर्ड लिख लेना है जो मैं यहाँ पे लिखाने जा रहा हूं। बिफोर, yesterday, टुडे, नाउ। बिफोर है हमारा, yesterday है, टुडे है, और क्या भी है, बिफोर, yesterday, soon, अर्ली, टुमारो, लेट। और बताइएगा जरा, टुमारो, लेट, सॉरी यहाँ पे एक ही एम रहेगा यार, टुमारो, लेट, और क्या रहेगा बताइएगा जरा। टुडे, देन। ये शब्द हमारे जहां भी आ जाएं आपको याद रखना है, ये शब्द जहां भी आपको नजर आ जाएं, किसी भी वाक्य में आपको ये शब्द नजर आ जाएं तो याद रखिएगा वो जो वाक्य होगा वो हमारा एडवर्ब शोइंग टाइम के अंतर्गत ही आएगा। पहला जो शब्द है बिफोर, दूसरा यस्टरडे, टुडे, नाउ, सून, अर्ली, टुमारो, लेट, देन। ये शब्द आपको नजर आ जाए किसी भी वाक्य में तो याद रखिएगा वो वाक्य हमारा एडवर्ब शोइंग टाइम के अंतर्गत ही आएगा। तो पहला जो वाक्य है, आई हैव सीन द ताज बिफोर, तो यहाँ पे देखिए बिफोर शब्द आ गया है और बिफोर शब्द मैंने यहाँ पे आपको नोट कराया है। तो ये हमारा वाक्य जो है वो एडवर्ब शोइंग टाइम के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है ही केम हेयर यस्टरडे। अब देखिए गौर से, यहाँ पे मैंने यस्टरडे भी आपको लिखाया है, तो यस्टरडे शब्द से हमने पहचान लिया कि ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये हमारा एडवर्ब शोइंग टाइम के अंतर्गत आता है। तो ये हमारी थी पहचान, इसको आप इसकी हेल्प से बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। तो इतना आपको नोट कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर अगला हमारा आता है एडवर्ब शोइंग प्लेस। ये इसका हमारा सेकंड है, एडवर्ब शोइंग प्लेस। अभी ये हमारा सिंपल ही चल रहा भी है, अभी हमारा सिंपल एडवर्ब ही चल रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये भी डाल लेना है आपको। एडवर्ब शोइंग प्लेस, जहां पे किसी भी स्थान की बात की जा रही हो, जहां पे किसी भी जगह की बात की जा रही हो, तो वो याद रखिएगा वो हमारा एडवर्ब शोइंग प्लेस ही कहलाएगा, एडवर्ब शोइंग प्लेस कहलाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी मैं इसमें भी आपको कई सारे ऐसे वर्ड बता दूंगा जिन वर्ड की हेल्प से आप कोई भी वाक्य हो, एनीबॉडी, कोई भी एनीबॉडी कहीं से भी वाक्य आ जाए तो आप आसानी से पहचान सकते हैं और बता सकते हैं कि ये जो वाक्य है वो हमारा एडवर्ब शोइंग प्लेस से ही आता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। सॉरी, हाँ, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं भैया। ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, ही वेंट देयर। He has gone somewhere, he has gone somewhere, he has gone somewhere and he went there। अभी आपको समझ आएगा एडवर्ब शोइंग प्लेस।
अब यहाँ पे आपको वर्ड लिख लेना है, हेयर, देयर, नियर, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, हेयर, देयर, नियर। और बताइएगा जरा, हेयर, देयर, नियर, फार, फॉर, फार, या समवेयर, समवेयर। अब आपको यहां समझना है क्या मैं बताना चाह रहा हूं। तो याद रखिएगा, मैंने एक शब्द लिखाया है हेयर, देयर, नियर, इनसाइड, आउटसाइड, फार या समवेयर। तो ये शब्द आपको किसी भी वाक्य में नजर आ जाए, किसी भी वाक्य में अगर हेयर, देयर, नियर, इनसाइड, आउटसाइड, फार, समवेयर, ये शब्द आपको जहां भी नजर आ जाए, किसी भी वाक्य में नजर आ जाए, तो आपको आंख मीच के बोल देना है कि वो हमारा एडवर्ब शोइंग प्लेस कहलाएगा, एडवर्ब शोइंग प्लेस के अंतर्गत ही आएगा। तो पहला एग्जाम्पल लिखा है ही वेंट देयर। तो देखिए मैंने यहाँ पे देयर शब्द लिखाया है, देयर वर्ड लिखाया है, तो यहाँ पे देयर वर्ड से ही हमको पहचान आ गई कि ये हमारा एडवर्ब शोइंग प्लेस बता रहा है, एडवर्ब शोइंग प्लेस के अंतर्गत ही आएगा। इससे हमने पहचान लिया कि ये एडवर्ब शोइंग प्लेस की बात कर रहा है। फिर अगला है ही हैज गॉन समवेयर, ही हैज गॉन समवेयर। अब यहाँ पे जो समवेयर शब्द लिखा है, इस समवेयर को हमने चिन्हित कर लिया और यहीं से हमें मालूम हुआ कि ये जो समवेयर शब्द है वो किसकी बात कर रहा है, जगह की बात कर रहा है या स्थान की बात कर रहा है, मतलब प्लेस की बात कर रहा है। तो हमने बता दिया कि ये एडवर्ब शोइंग प्लेस के अंतर्गत ही आएगा। ये शब्द आपको लिख लेने हैं, हेयर, देयर, नियर, इनसाइड, आउटसाइड, फार, समवेयर। ये शब्द आपको नोट कर लेने हैं। ये शब्द किसी भी वाक्य में आपको नजर आ जाएं, किसी भी सेंटेंस में आपको नजर आ जाएं, तो आपको बता देना है वो सेंटेंस हमारा एडवर्ब शोइंग प्लेस के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है भैया, इतना नोट करिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा आता है हमारा एडवर्ब शोइंग मैनर, एडवर्ब शोइंग मैनर। इस सिंपल एडवर्ब का हमारा तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है एडवर्ब शोइंग मैनर। तो यहां पे गौर से समझिएगा क्या होता है आखिर मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है? अब मैनर का मतलब आप बताएंगे कि संस्कार। तो गौर से समझिएगा, एडवर्ब शोइंग मैनर, गौर से समझिएगा एडवर्ब शोइंग मैनर आखिर होता क्या है। जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा कि वह एक अच्छा लड़का है, मतलब मैंने क्या बोला, अच्छा लड़का है। क्या है भैया? अच्छा लड़का है। तो अच्छा मतलब उसकी अच्छाई बताई जा रही ना, तो जब अच्छाई बताई जा रही, ये भी हमारा मैनर्स के अंतर्गत ही आता है। मैंने बोला कि वह तेज दौड़ लेता है, तो दौड़ना मतलब तेज दौड़ना भी हमारा मैनर्स के अंतर्गत ही आता है। फिर है वह बुरा व्यक्ति है, जो बुरा शब्द है, ये जो बुरा व्यक्ति है जो, ये भी हमारा मैनर्स के अंतर्गत ही आता है। मैंने बोला कि वह ईमानदार व्यक्ति है, तो ये जो ईमानदार है, जो हॉनेस्ट है, वो भी हमारा मैनर के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसे शब्द आपको जहां भी नजर आ जाएं तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? एडवर्ब शोइंग मैनर्स के अंतर्गत आएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं जिससे आपको और बढ़िया से समझ आ जाए। द बॉय बिहेव्स बैडली। He run fast. The boy behaves badly
एंड सेकेंड वन इज ही रन फास्ट, सेकेंड वन इज ही रन फास्ट, ही रन्स यहाँ कर लीजिएगा, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। पहला है द बॉय बिहेव्स बैडली, हमारे पास कुछ शब्द हैं, फास्ट, बैडली, हार्ड, और बताइएगा। फास्ट है, बैडली है, हार्ड है, और क्या है भैया? फास्ट, बैडली, हार्ड, क्लियरली, लाउडली, लाउडली, बेल या सर्टेनली, सर्टेनली। गौर से समझिएगा, यहाँ पे आपको क्या समझना है? आपको किसी भी वाक्य के अंतर्गत ये शब्द नजर आ जाए। कौन सा शब्द? फास्ट, बैडली, हार्ड, क्लियरली, लाउडली, वेल और सर्टेनली। ये शब्द आपको किसी भी वाक्य में नजर आ जाएं तो याद रखिएगा वो वाक्य हमारा एडवर्ब शोइंग मैनर्स के अंतर्गत आएगा, एडवर्ब शोइंग मैनर के अंतर्गत आएगा। तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है द बॉय बिहेव्स बैडली, तो यहाँ पे जो शब्द आया है बैडली, यही बैडली शब्द मैंने यहाँ पे भी आपको लिखाया है। तो इस बैडली शब्द से ही आपने यहाँ पे पहचान कर ली इसकी कि ये जो वाक्य है वो हमारा एडवर्ब शोइंग मैनर बता रहा है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पे ये क्या बता रहा है? एडवर्ब शोइंग मैनर बता रहा है। क्या बता रहा है? एडवर्ब शोइंग मैनर बता रहा है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। तो गौर से समझिएगा, यहाँ पे जो फास्ट शब्द है वो फास्ट शब्द हमने देखिए यहाँ पे भी लिखाया है, यहाँ पे देखिए लिखा है, फास्ट नहीं लिखा है, यहाँ पे भी लिखाया है। तो यहाँ पे मेरे को फास्ट शब्द नजर आ गया इस वाक्य के अंतर्गत, ही रन्स फास्ट। तो इस फास्ट शब्द से भी मेरे को क्या मालूम हुआ कि भैया ये मैनर बता रहा है। तो इस मैनर बताने का मतलब है कि ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा? एडवर्ब शोइंग मैनर के अंतर्गत आएगा। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, आपको इतना नोट कर लेना है। फिर नंबर डी आता है, नंबर फोर्थ आता है। नंबर फोर्थ आता है हमारा सिंपल एडवर्ब का नंबर फोर्थ, सिंपल एडवर्ब का नंबर फोर्थ पार्ट आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं, क्या बताइएगा जरा गौर से, एडवर्ब शोइंग नंबर्स। डी वाला है हमारा। यहाँ पे क्या होगा? एडवर्ब शोइंग नंबर्स। कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे क्या बताते हैं? नंबर्स बताते हैं, संख्याएं बताते हैं। एडवर्ब शोइंग नंबर्स। गौर से समझिएगा, मैं जैसे बोल दूं कि मैंने 2 पेन खरीदे, तो यहां पे जो 2 शब्द आया 2, वो हमें क्या बता रहा है? वो हमें नंबर्स बता रहा। मैं 2 दिन से बाहर हूं, तो यहां पे 2 जो शब्द है वो हमारा क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है। क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। हमारे पास 10 व्यक्ति खड़े हैं, तो 10 व्यक्ति, 10 जो है वो गिनती ही तो है, मतलब गिनती का मतलब क्या है? वो नंबर ही तो बता रहा है। तो जाहिर सी बात है ऐसे शब्द जहां भी आएंगे तो वो हमारा क्या बताएगा? एडवर्ब शोइंग नंबर्स बताएंगे। क्या बताएगा? एडवर्ब शोइंग नंबर्स बताएगा। ऐसे वाक्य आपको जहां भी नजर आ जाए तो आपको आंख मिच के बता देना है कि ये जो वाक्य है वो हमारे एडवर्ब शोइंग नंबर्स बता रहे हैं। ये चीज आपको नोट
कर लेनी है। इसके एग्जाम्पल लेते हैं भैया। I have seen the Taj twice. I have seen the Taj twice. I have seen the Taj twice. इसको नोट कर लेना है आपको। I have seen the Taj twice. He always remains present. He always remains present. He always remains present. He always remains present. अब यहां पे आपको शब्द लिख लेना है। ऑलवेज, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर। पहला शब्द है ऑलवेज, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर। और बताइएगा जरा। ऑफन, समटाइम, अगेन। ऑफन, समटाइम, अगेन। ऑफन, समटाइम, अगेन। तो आपको गौर से समझना है। जो मैंने यहाँ पे शब्द लिखाए हैं, जो हमने यहाँ पे वर्ड लिखाए हैं, पहला वर्ड है ऑलवेज, दूसरा है ट्वाइस, तीसरा है थ्राइस, चौथा है नेवर, पांचवा है ऑफन, छठा है समटाइम और सातवां है अगेन। ये शब्द आपको जिस भी वाक्य में नजर आ जाए तो आपको बता देना है। एडवर्ब शोइंग नंबर्स के अंतर्गत वो वाक्य हमारा आएगा। तो गौर से समझिएगा। पहला एग्जाम्पल, आई हैव सीन द ताज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब है दो बार। दो बार, ट्वाइस का मतलब दो बार। यहाँ पे गिनती की बात कर रहा है, नंबर्स की। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला जो वाक्य है वो हमारा एडवर्ब शोइंग नंबर्स के अंतर्गत आएगा। फिर अगला है ही ऑलवेज रिमेन्स प्रेजेंट। यहाँ पे तो गौर से समझना, यहाँ पे हमारा शब्द आ गया ऑलवेज। कौन सा शब्द आ गया, ऑलवेज। तो ये ऑलवेज शब्द भी हमारा क्या बता रहा है, नंबर्स की ही बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, नंबर्स की ही बात कर रहा है। तो ये भी हमारा एडवर्ब शोइंग नंबर्स के अंतर्गत ही आएगा। यहाँ पे देखिए आपको एक शब्द नजर आया होगा ट्वाइस, और यही ट्वाइस शब्द हमने यहाँ भी लिखाया है। और यहाँ पे एक शब्द नजर आया है ऑलवेज, यही ऑलवेज शब्द हमने यहाँ भी लिखाया है। तो आपके सामने ऑलवेज, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर, ऑफन, समटाइम, अगेन, ये शब्द आपको जहाँ भी नजर आ जाए तो आपको बता देना है कि वो वाक्य जो है वो हमारा एडवर्ब शोइंग नंबर्स के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, इतना आपको नोट कर लेना है। फिर आता है हमारा एडवर्ब शोइंग डिग्री और क्वांटिटी। 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 और क्वांटिटी। एडवर्ब शोइंग डिग्री और क्वांटिटी। डिग्री का मतलब क्या होता है, ये डिग्री मैंने आपको एडजेक्टिव जब पढ़ा रहे थे, एडजेक्टिव में
एडजेक्टिव में मैंने आप सभी को डिग्री बताया था भैया डिग्री होता क्या है। अब ये क्वांटिटेटिव भी मैंने उसी चैप्टर में बताया था। क्वांटिटी का मतलब होता है, क्या मतलब होता है बताइए जरा? परिमाण। परिमाण का मतलब वजन वगैरह, नाप तौल की बात हो रही है। क्या मतलब होता है? परिमाण मतलब नाप तौल की बात जहां पे होती है। डिग्री मैंने आपको बताई थी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। बात आई समझ? हाँ, जैसे मान लीजिएगा हमारे पास एक पॉजिटिव शब्द है फास्ट, तो फास्ट का कंपैरेटिव बन जाएगा फास्टर, हम आखिरी में ईआर लगा रहे हैं। और इसका सुपरलेटिव बन जाएगा फास्टेस्ट, मतलब ईएसटी लगा देते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। तो ये चीज़ मैंने आपको एडजेक्टिव में ही बताई थी। पर यहाँ पे एडवर्ब शोइंग डिग्री और क्वांटिटी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको याद रखना है इसको पहचान के लिए। जैसे लिखा है द काऊ इज अ वेरी जेंटल एनिमल। द काऊ इज अ वेरी जेंटल एनिमल। द काऊ इज ए वेरी जेंटल एनिमल। तो यहां पे जो वेरी शब्द आ गया, इस वेरी शब्द से हम क्या पहचाने? इस वेरी शब्द से हमने डिग्री पहचान ली और मैंने बता दिया कि ये जो है ये हमारा एडवर्ब शोइंग डिग्री के अंतर्गत ही आता है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। द काऊ इज अ वेरी जेंटल एनिमल। ही इज क्वाइट, अगला जो एग्जाम्पल है, ही इज क्वाइट वेल नाउ। अब यहां पे जो क्वाइट शब्द आ गया, ये शब्द भी हमारी क्या पहचान है? ये शब्द भी हमें क्या पहचानता है? ये शब्द हमें क्या पहचानने में मदद करता है? ये जो क्वाइट शब्द है, वेरी शब्द है, ये हमें एडवर्ब शोइंग डिग्री और क्वांटिटी को पहचानने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये दो शब्द हैं, एक शब्द है हमारा वेरी, दूसरा है क्वाइट। ये दोनों शब्द हमें क्या बताते हैं? ये दोनों हमें क्या बताते हैं? ये दोनों हमें बताते हैं कि ये दोनों शब्द किसी भी वाक्य के अंतर्गत अगर मिल जाएं आपको, तो आपको बता देना है कि वो वाक्य हमारे एडवर्ब शोइंग डिग्री या क्वांटिटी बताते हैं। पहला शब्द है वेरी, दूसरा शब्द है क्वाइट। ये दोनों शब्द जिस भी वाक्य के अंतर्गत आपको मिल जाए, तो आपको बता देना है कि ये वाला जो वाक्य है, ये वाला जो वाक्य है वो हमारा एडवर्ब शोइंग डिग्री या क्वांटिटी बता रहा है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ये चीज आपको नोट कर लेनी है। फिर अगला आता है एडवर्ब शोइंग अफर्मेशन और निगेशन। अफर्मेशन और निगेशन। अफर्मेशन और निगेशन। एडवर्ब शोइंग अफर्मेशन और निगेशन। अफर्मेशन और निगेशन। निगेशन का मतलब ये होता है कि कहीं पे मतलब किसी चीज के लिए हमने मना कर दिया। अफर्मेशन का मतलब ये होता है कि हमने उस चीज को स्वीकार कर लिया। अफर्मेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे आगे कोई भी मांग रखी है, तो उस मांग को हमने अपने आप स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब होता है अफर्मेशन। और निगेशन का मतलब है कि किसी ने हमारे सामने मांग रखी, हमने उसको पूरी तरह से क्या कर दिया? नकार दिया, मतलब मना कर दिया, तो उसका मतलब होता है निगेशन। तो अभी आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। एक शब्द आता है श्योरली। श्योरली। एक आता है रियली। ये जो दो शब्द हैं हमारे, ये दोनों के दोनों शब्द हमारे एडवर्ब शोइंग अफर्मेशन बताते हैं। अफर्मेशन मैंने अभी आपको बताया था कि
मान लीजिएगा एक व्यक्ति ने आपके सामने कोई राय मांगी, नहीं राय मत कहिएगा, आपने मतलब सामने वाले व्यक्ति ने आपसे कहा कि हमें ये इस चीज की जरूरत है, तो आपने उसकी मांग क्या कर ली, स्वीकार कर ली, और आपने बोल दिया कि हाँ हम ये वाली आपकी मांग पूरी कर देंगे। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एडवर्ब शोइंग अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब है कि हम किसी की भी मांग को क्या कर लें, स्वीकार कर लें। तो इसका मतलब होता है कि एडवर्ब शोइंग अफर्मेशन। और निगेशन का मतलब होता है कि मतलब किसी व्यक्ति ने हमारे सामने मांग की और मैंने मांग को पूरी तरह से नकार दिया और हमने उस मांग को क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम ये वाली मांग आपकी नहीं मानेंगे। तो उसका मतलब होता है निगेशन। निगेशन की जब बात की जाए तो यहाँ पे किस शब्द की बात आती है, तो यहाँ पे एक हमारा शब्द होता है नो। ये शब्द ज़्यादा से ज़्यादा आपको नजर आएगा वाक्यों में। ये शब्द अगर नो शब्द आपको वाक्य में नजर आ जाए तो आपको बता देना है कि जो एडवर्ब है वो एडवर्ब शोइंग निगेशन का है, एडवर्ब शोइंग निगेशन का है। अगर ये दो शब्द आ जाएं, पहला शब्द है श्योरली, दूसरा है रेली, ये दो शब्द अगर आपके आ जाएं किसी भी वाक्य में तो आपको बताना है कि ये जो हमारा हो जाएगा वो होगा एडवर्ब शोइंग अफर्मेशन। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ही विल श्योरली कम टुडे। He will surely come today. He will surely come today. ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। He is not my friend. He is not my friend. He is not my friend. अब आपको समझना है, यहां पे आपको समझना है। पहला जो वाक्य लिखा है वो लिखा है He will surely come today। मतलब उसको पूरी तरह से क्लियर है कि जो व्यक्ति आ रहा है वो आज जरूर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बात स्वीकार की जा रही है कि वो जो व्यक्ति आ रहा है वो आज जरूर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए श्योरली शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो श्योरली या रेली शब्द से हमने क्या पहचाना कि ये जो वाक्य है वो हमारा एडवर्ब शोइंग अफर्मेशन का है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, बिल्कुल हो गई। फिर लिखा है ही इज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नकार दिया गया कि वह मेरा मित्र नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नॉट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस नॉट से हमने पहचान लिया कि ये जो वाक्य है वो हमारा एडवर्ब शोइंग निगेशन का है। तो आपको निगेशन और एफर्मेशन बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, इतना आपको नोट कर लेना है। फिर हमारा नंबर सेकेंड आता है, ये था हमारा सिंपल एडवर्ब। नंबर सेकेंड आता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। नंबर सेकेंड आता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। समझना है आपको गौर से। मैंने आपको तीन प्रकार बताए थे। पहला प्रकार बताया था सिंपल एडवर्ब, दूसरा बताया था इंटेरोगेटिव एडवर्ब, और तीसरा बताया था रिलेटिव एडवर्ब। तो इसका सेकेंड काइंड हमारा यहाँ पे चलने जा रहा है। दूसरा जो प्रकार है वो हमारा यहाँ पे अब स्टार्ट होने जा रहा है। दूसरा प्रकार कौन सा था, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। जब हम किसी भी व्यक्ति से प्रश्न करते हैं या किसी भी व्यक्ति से कोई भी पूछताछ करते हैं, मतलब प्रश्न करते हैं, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक एडवर्ब कहलाते हैं, या मतलब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसकी पहचान भी जान लीजिएगा। when, where, why, how, ये शब्द आपके अगर किसी भी वाक्य के अंतर्गत आ जाएं, और ये शब्द आपके आएंगे कहाँ,
ये शब्द आपके सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे। कहाँ पे आएंगे? सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे। और इसकी एक और पहचान है, इसके लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मार्क भी नजर आएगा। क्या नजर आएगा? क्वेश्चन मार्क भी नजर आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा राम इज ए गुड बॉय, तो यहां पे जो राम है वो हमारा सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? अब बताइएगा क्यों सब्जेक्ट है। यार एक बात समझिएगा जरा, सब्जेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिएगा कोई भी वाक्य है, कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है या जिस व्यक्ति के बारे में कोई भी बात कही जा रही है, तो उस व्यक्ति को हम हमेशा सब्जेक्ट ही बोलेंगे। जिस व्यक्ति के बारे में उस वाक्य में चर्चा हो रही होगी उसको हम हमेशा सब्जेक्ट ही बोलेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है? राम के बारे में बात की जा रही है, तो राम हमारा सब्जेक्ट होगा, हमेशा याद रखिएगा। ये बात आ गई समझ? बिल्कुल आ गई। फिर जब राम के आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है इज, इज हमारा क्या है? इज हमारा वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अब उसके बाद वाला जो हमारा सेंटेंस है, बाद वाला जो चीजें लिखी हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो एक वाक्य में ये तीन चीजें जरूर होंगी, एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें जरूर होंगी। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि जो व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, हाउ है, ये चारों जो शब्द हैं वो किसकी जगह पे आएंगे? सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है वो ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो ऐसा जहां भी आपको नजर आ जाए तो आपको बता देना है इंटेरोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आएगा। ये मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिखाने के लिए नोट किया था भाई। तो आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्लियर हो गया होगा। When did you see the Taj Mahal? When did you see the Taj Mahal? अब गौर से समझिएगा, यहाँ पे वन, मैंने when का प्रयोग किया है। when शब्द से हमने क्या प्रयोग किया है? when शब्द से हमने क्या किया है? क्वेश्चन पूछा है। क्या किया है भैया? हमने प्रश्न किया है किसी से। क्या किया है? प्रश्न किया है। अब एक क्वेश्चन मार्क से भी हमें पहचानना आ गया कि ये हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। इस क्वेश्चन मार्क से हमें क्लियर हो गया कि ये हमारा जो है वो हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। और यहाँ पे मैंने व्हेन नजर आ गया, यहाँ पे व्हेन लिखा देख लिया, यहाँ पे व्हेन आ जाए या वेयर आ जाए या वाई आ जाए या हाउ आ जाए, ये शब्द आपके आ जाए तो याद रखिएगा वो हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। और आखिरी में अगर क्वेश्चन मार्क भी आ जाए वो भी हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, नोट कर लीजिएगा। फिर हमारा आता है नंबर 3, तीसरा जो प्रकार है एडवर्ब का वो आता है रिलेटिव एडवर्ब। उसको समझिएगा कि आखिर रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है। तुम दे रही हो दिल में किसी और को जगह, लेकिन कोई न चाहेगा तुमको मेरी। क्या है कसूर मेरा? रिलेटिव एडवर्ब,
रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब का मतलब क्या होता है? संबंधवाचक क्रिया विशेषण। मतलब ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिएगा एक वाक्य है, उस वाक्य के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द होंगे जो एक दूसरे शब्दों से क्या बताएंगे? संबंध जोड़ेंगे। एक दूसरे शब्दों से क्या बताएंगे? संबंध व्यक्त करेंगे। एक दूसरे मतलब शब्दों से क्या बताएंगे? संबंध बताएंगे। अभी आपको बताएंगे कि कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो द रीजन वाई ही वॉज एंग्री? डू यू नो द रीजन? डू यू नो द रीजन वाई ही वॉज एंग्री? क्या आपको रीजन मालूम है कि ये वो गुस्सा क्यों है? क्या इसका कारण है कि वो गुस्सा है? अभी मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। I know the place where he lived. 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 यहां से क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए। अब यहां लिख लीजिए आपको वाई, वेयर और व्हेन। अब आपको समझना है। पहला जो सेंटेंस लिखा है, डू यू नो द रीजन? क्या आपको कारण मालूम है? वाई ही वॉज एंग्री, कि वो गुस्सा क्यों है? क्या आपको कारण मालूम है कि वो गुस्सा क्यों है? अब गौर से समझना है आपको। क्या समझना है भैया? फिर अगला देखिए, आई नो द प्लेस, मुझे वो जगह मालूम है। वेयर ही लिव्ड, जहां वे रहते हैं। मुझे वो जगह मालूम है जहां वे रहते हैं। अब गौर से समझना है आपको। डू यू नो द रीजन वाई ही वॉज एंग्री? यहां पे आपको एक शब्द नजर आया होगा, वाई। बिल्कुल। फिर अगले में देखिए, आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्ड। वेयर, यहां पे आपको वेयर शब्द नजर आया होगा। तो याद रखिएगा, एक शब्द है हमारा वाई, दूसरा है वेयर और तीसरा है व्हेन। ये तीन शब्द आपको किसी भी वाक्य के बीच में नजर आ जाएं तो आपको बस याद रखना है, ये शब्द क्या करते हैं? दो क्लॉजेज को आपस में जोड़ते हैं और दो क्लॉजेज के आपस में क्या प्रकट करते हैं? संबंध प्रकट करते हैं। दो क्लॉजेज के बीच में आपस में संबंध प्रकट करते हैं। अब गौर से समझिएगा। एक क्लॉजेज हमारा ये है, डू यू नो द रीजन? क्या आपको कारण मालूम है? ठीक। वाई ही वॉज एंग्री, तो यहां पे देखिए ये वाई आ गया। ये जो वाई शब्द है ये दो क्लॉजेज को जोड़ रहा है। पहला क्लॉज ये है, दूसरा ये है। इन दोनों क्लॉजेज को जोड़ने के बाद पहले वाले क्लॉजेज का दूसरे वाले क्लॉजेज से क्या प्रकट कर रहा है? संबंध प्रकट कर रहा है। कौन प्रकट कर रहा है? वाई। यहाँ पे जो शब्द है वाई, ये वाई शब्द संबंध प्रकट कर रहा है एक दूसरे के बीच में। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल। फिर पहला क्लॉज है, आई नो द प्लेस, मुझे वह जगह मालूम है। वेयर ही लिव्ड, जहां वे रहते हैं। यहाँ पे जो वेयर शब्द है ये दोनों क्लॉजेज के आपस में क्या कर रहा है? कनेक्शन है। ये जो वेयर शब्द है वो वेयर शब्द क्या बता रहा है कि इन दोनों क्लॉजेज के बीच में कोई ना कोई संबंध है। इन दोनों क्लॉजेज के बीच में कोई ना कोई संबंध है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। वाई, वेयर, व्हेन, ये शब्द आपको किसी भी सेंटेंस के बीच में नजर आ जाए तो आपको बता देना है कि वो हमारे रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आएंगे। तो यही था हमारा एडवर्ब जो आपको बेहतरीन और बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अगर आपका डाउट इसके अलावा अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है अगर आपको अच्छी लगी हो तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसी के साथ हम लेते हैं विदाई इस वीडियो के साथ। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नए जोश और उमंग और ऊर्जा के साथ। आप लोग हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।